जय हिंद साथियों। कुछ दिन क्लास हमारा डिसकंटिन्यू रहा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि सब क्लास को कंटिन्यूअसली चालू करने के लिए जो भी है, जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो सबको मैं आपके साथ साझा करूँगा। कैसे क्या है उस सब के बारे में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमारा प्लानिंग है, किस हिसाब से हम सब जीएस के चैप्टर को एक एक करके ख़त्म करते चलेंगे। तो पहले चालू कर रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी का आज क्लास 1 रहेगा, जिसमें हम पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सब अनुसूचियों को देखेंगे, 12 को 12 अनुसूची क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। उसके साथ ही साथ भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इसके बारे में आपके साथ जानकारियाँ साझा करूँगा मैं। और फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बाकी जो भी भाग बचे हैं उसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सब सवाल को एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए चालू करते हैं क्लास को। उससे पहले आप लोग की हौसला अफजाई करने के लिए एक सुंदर सा लाइन मेरे तरफ से। अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुँचने पर ही अपना पैर देखूंगा। मंजिल बहुत करीब है, तो आपको तब तक मेहनत जारी रखना पड़ेगा। उसको छोड़े काम तो नहीं बन सकता, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं अपनी सफर को। चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले संविधान पढ़ने से पहले संविधान के बारे में प्रियम्बल को हम लोग समझ लेते हैं, जिसको उद्देशिका कहते हैं। आप जानते होंगे आजकल स्कूल के बच्चे लोगों की क्लास के बुक में, हर एक बुक में, मतलब स्टैंडर्ड 4 या 5 में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो आप लोग को मालूम होगा, सब में उद्देशिका लिखा हुआ है, पर पढ़े किसी ने नहीं है। ना आपने पढ़े, हमारे समय में लिखा हुआ था, ना हमने पढ़े। लेकिन अभी इसी एक जो पेज है, इसी से आपको कभी कभी 2-3 सवाल भी, मतलब इसमें 2-3 सवाल भी बन जाते हैं जो कि पूछा जाता है। तो हम उद्देशिका भी पढ़ेंगे, ये बड़ा जरूरी है संविधान को समझने के लिए। भारतीय होने के नाते उद्देशिका के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। तो पहले उद्देशिका से हम चालू करते हैं। उद्देशिका में हमारा क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, मैं जिस जिस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, आप लोग को मालूम होगा 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबंध 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये लाइन आपको ऐसे के ऐसे याद होना चाहिए। बाकी इसमें क्या क्या सवाल आ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक सवाल देखिए, हमारा प्रस्तावना व उद्देशिका में भारत शब्द का कितने बार उपयोग हुआ है? देखिए, एक बार भारत, फिर और कहीं भारत है क्या? यहाँ देखिए, हम भारत के लोग, दो बार भारत शब्द का उपयोग हुआ है उद्देशिका में, मतलब हमारा प्रियम्बल में, जिसको भारत शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपको और एक तो सवाल पूछता है, इसमें कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने टाइप का समता है। ठीक है, इसको एक एक करके देख लीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने तरह का है? 5 तरह का। क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समाप्त। और दूसरे और एक तो सवाल पूछता है कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें क्या संशोधन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि
केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का एक भाग मान लिया है। केशवानंद भारती केस क्या है, हम आगे उसके बारे में डिटेल्स भी जानेंगे। तो बस जानने के लिए जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। उसका मेन जो सार है ना, यही मान लीजिए। उसीलिए आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। तो केशवानंद भारती केस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि उद्देशिका व प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। डिसीजन आते हुए इंदिरा गांधी जी देखते बैठ रहे थे कैसे डिसीजन आएगा। जैसे डिसीजन आया, वो तुरंत संविधान का प्रियम्बल व उद्देशिका में पहली बार और अभी तक एक ही बार, मतलब आखिरी बारी मान लीजिए, संशोधन कर दिया। पहला और केवल एकमात्र बार ही संशोधन हुआ है, ये बात को ध्यान रखिएगा। उसमें क्या क्या संशोधन हुआ? उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ दिया गया। तो मतलब पहले का जो उद्देशिका था, जो प्रियम्बल था, उसमें न समाजवादी शब्द का जिक्र था, न पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र था, न ही अखंडता का जिक्र था। लेकिन जो संविधान संशोधन हुआ, जो कि आज तक एक ही बार हुआ है, उसमें समाजवादी को भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ा गया और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मैं जो सब अंडरलाइन किया हूँ, वो सब आपका जहन में होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम घुस रहे हैं पॉलिटी के अंदर, क्या है उसमें क्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, पॉलिटी में जो हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। यहाँ पढ़े ना, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, तो उसीलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से मनाते हैं। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो आप यहाँ सवाल करेंगे कि जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, तो भैया उसी दिन लागू कर दो। तो 26 जनवरी मतलब मान लीजिए 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 महीना लगभग हो रहा है। 2 महीना इंतजार करने की क्या जरूरत था? इसके पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। एक्चुअल में जवाहरलाल नेहरू 1930 में, आपको मालूम होगा, 1930 में पहले भारतीय झंडा उत्तोलन करके रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाए थे 26 जनवरी को। तो 1947 अगस्त 15 को हमको आज़ादी मिल गया, तो हम तो उसको आज इंडिपेंडेंस डे मना लिए। लेकिन 26 जनवरी वाला दिन, जबकि 20 साल से, उस समय 50 को ना 20 साल हुआ, उसमें 17-18 साल हो रहा था, उसको हम इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से मनाते आ रहे थे। तो वो डेट को भी याद रखना जरूरी है। सोचिए एक देश कैसे बनेगा जिसका इंडिपेंडेंस डे अलग है, स्वतंत्रता दिवस अलग है, और एक तो रिपब्लिक डे मना रहे हैं। उसी लिए बोले भैया इसको 2 महीना बांध के रखो, आगे शिफ्ट करो, 26 जनवरी के दिन इसको लागू कर दिया जाएगा। उसी समय से हम बन जाएंगे रिपब्लिक, और रिपब्लिक डे उस दिन मना दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है संविधान में? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची क्या है, क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पहले मैं आपको बताया अनुसूची के बारे में, पहले कितना था, बाद में कितना था, अभी कितना है, वो सब थोड़ा देर में आपको समझाऊंगा। फिर उसमें 22 भाग है। 22 भाग मतलब जैसे आप लोग मैथ की बुक पढ़ते होंगे या तो कोई दूसरे भी बुक पढ़ते होंगे, उसमें कुछ चैप्टर होगा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ना चालू किया मैथ की बुक, पहले चैप्टर आया नंबर सिस्टम, फिर दूसरा चैप्टर आया आपका मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन, तीसरा चैप्टर आया एलसीएम एचसीएम, ऐसे मान लो आप कर करके 10-12 चैप्टर होगा। उसी तरह का संविधान का जो चैप्टर है उसको हम भाग कहते हैं, वह पार्ट कहते हैं, जिसमें 22 भाग है, वह 22 अध्याय है। ठीक है। फिर आर्टिकल क्या है? 395 आर्टिकल है। आर्टिकल किसे कहते हैं? जैसे उससे मान लीजिए हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में मान लीजिए आपका जो पहला उसमें लाइन होगा वो होगा रियल नंबर किसे कहते हैं, दूसरा नंबर होगा उसमें क्या बोलते हैं इंटीजर किसे कहते हैं, तीसरा नंबर, ऐसे ऐसे सब नंबर होगा आपका एक एक चैप्टर को। फिर बीच बीच में पार्ट कर दिए होंगे। फिर किसी में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, किसी में अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पढ़ रहे हैं। यही सब एक जो अध्याय है, मतलब जो पाठ है,
उसका फिर कुछ कुछ पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, उसके बारे में इलाबोरेशन देते हैं। वो जो पॉइंट्स है उसको हम आर्टिकल करके कहते हैं कि इसमें संविधान में। तो हमारा संविधान में टोटल 395 आर्टिकल है। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताया था, यही बताऊंगा मैं आपको शेड्यूल क्या है। शेड्यूल अनुसूची, अनुसूची किसे कहते हैं और क्यों बनाया गया? एक्चुअल में अनुसूची में क्या है, थोड़ा अमेंडमेंट करना आसान रहता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। जो जो चीज में डेली कुछ ना कुछ अदली बदली किया जाएगा, वो सबको हम शेड्यूल में डाल दिया ताकि उसमें तामझाम ज्यादा ना रहे। भैया तुरंत जो भी मन बना कि इसे करना है, आप लगा के संसद में उसको उसके बारे में बिल लाइए, उसको वहीं पे डिसाइड करके उसको निपटाइए। ठीक है, पहले हमारा संविधान जो बना था 1949 में, उसमें 8 अनुसूचियां थे, लेकिन वर्तमान वो 12 हो गए हैं। ठीक है, वो 12 को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत राज्यों का संघ है। ये अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, यूनियन क्या है, स्टेट किसे कहते हैं, ये हम आगे पार्ट 1 में समझने वाले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 कहता है एमपी की सैलरी, मतलब जो भी हमारा लोकसभा राज्यसभा की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका सैलरी के बारे में अनुसूची 2 कहता है। अनुसूची 3 पे आ जाते हैं। अनुसूची 3 शपथ के बारे में चर्चा है। शपथ के बारे में किस किस लोगों का चर्चा है? जिन लोगों का शपथ संविधान के अंदर अलग से नहीं लिखा हुआ है। ये लाइन को गौर कीजिएगा, ये जब हम भाग 5 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैं ये लाइन क्यों बोला। जिन जिन लोगों का शपथ के बारे में दोबारा या कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है अंदर किसके, संविधान के, उन लोग के लिए अनुसूची 3 है, जिसमें उन लोग का शपथ के बारे में जिक्र है। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा अनुसूची, राज्यसभा की सीटें। कौन सा राज्य में कितना राज्यसभा की सीट रहेगी, ये अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 2-3 में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग देखिए, पहले एमपी लोग लेगा पैसा, पैसा लेने के बाद फिर जो कामकाज है करना है। 1 नंबर हो गया भारत राज्यों का संघ है, 2 नंबर हो गया पैसा लेगा भैया एमपी लोग, तीसरा हो जाएगा शपथ करेंगे, फिर कामकाज जो है उसको देखेंगे, पहले पैसा फिर शपथ। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर कहता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में अनुसूची 5 में वर्णित है। फिर हम चलते हैं अनुसूची 6 की तरफ। अनुसूची 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य आप लोग जानते होंगे 8 राज्य है, इन सब के बारे में इसमें जिक्र नहीं है, सिर्फ 4 राज्य के बारे में जिक्र है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये 4 में से कोई ना कोई सवाल एक डाल देता है कि इनमें से कोई कौन नहीं था, या तो इनमें से कौन था। ठीक है, वो 4 राज्य क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेड्यूल नंबर 6, अनुसूची नंबर 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब चलते हैं हम लोग अनुसूची नंबर 7। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। एक्चुअल में जितने भी विषय थे हमारे, उसको 3-4 हिस्से में बांट दिया गया है। क्या क्या हिस्सा था? एक तो था सेंटर लिस्ट, एक था स्टेट लिस्ट, एक था कंकरेंट लिस्ट, और एक था रेसिडुअरी व मिसलेनियस लिस्ट। सेंटर लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट संपत्ति सूची, रेसिडुअरी लिस्ट जो बच गया। और क्या, ये जो लाइन है इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सेंटर लिस्ट व संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय इंक्लूडेड है। कौन सा विषय है? कुछ गिना चुना विषय में लिखा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय, सेंसस जनगणना, जनसंख्या नहीं जनगणना, बैंकिंग और रेलवेज। देखें कोई सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का रेलवे का भी है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए तो सब रेलवे की नौकरी के पीछे भागते हैं। बैंकिंग, रेलवे, सेंसस और डिफेंस, ये सेंट्रल लिस्ट का बात है। सेंट्रल लिस्ट में 100 गो टॉपिक्स है। उसके बाद हम लोग आएंगे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में पहले 66 विषय थे, लेकिन अभी फिलहाल में उसमें 61 विषय ही रह गए। ये 5 कहाँ गए मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी उसमें इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। एग्रीकल्चर है स्टेट लिस्ट में, पुलिस है,
अब सुने होंगे उड़ीसा पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आ रहा है। तो ये पुलिस किसके अंडर में? स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसका वैकेंसी निकालती है, आप लोग को नौकरी वोकरी देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अभी 52 सब्जेक्ट है। ये 5 इसमें से कैसे बढ़ा है, इसमें से 5 कैसे घटा, उसको समझ लीजिए। 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में। उसमें क्या हुआ, स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट को हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, तो उसमें से 5 कम करेंगे तो 61 बच जाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले थे 47, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 52 बन गया। मेरे को लग रहा है अभी आप समझ लिए होंगे। अब कॉन्करेंट लिस्ट का समवर्ती सूची का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। एजुकेशन भी है कॉन्करेंट लिस्ट में, एम्प्लॉयमेंट है, लेबर है, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। चलिए, अब रहा रेसिडुअल लिस्ट। जो सब की जिक्र संविधान बनने के समय नहीं था, वो सबको रेसिडुअल लिस्ट में डाल दिए हैं। और रेसिडुअल लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दे दिया गया है। जैसे देखिए साइबर, उस समय तो साइबर इतना डेवलप नहीं हुआ था इंडिया में, तो उस समय उसके लिए कुछ रूल वूल बना ही नहीं था। लेकिन आगे तो अभी जरूरत पड़ रहा है, तो उस समय कैसे बनाया जाएगा? तो मार नहीं करेगा, स्टेट वाला बोलेगा हम बनाएंगे, सेंटर बोलेगा हम बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में डालेंगे, ये दुनिया भर का लफड़ा है। तो उसको रेसिडुअरी में डाल दिए, भैया सेंटर उसका हेड है, इसीलिए बीच बीच में अमित शाह आते हैं, बोलते हैं ये आप सब बैन हो गया, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी रेसिडुअरी लिस्ट में आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी रेसिडुअरी लिस्ट में आएगा। ये बात को समझ लिया आप। सेंटर लिस्ट व संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय है जो कि पहले 66 थे, एवं समवर्ती सूची में वर्तमान 52 विषय है जो कि पहले 47 थे। आगे चलते हैं। अनुसूची नंबर 8, भाषाओं के बारे में इसमें जिक्र है। भाषा, वर्तमान तो उसमें 22 भाषाएं जुड़े मतलब इंक्लूडेड है, लेकिन पहले 14 थे, बाद में संविधान संशोधन करके उसमें से और 8 जोड़ दिया गया। ये संविधान संशोधन एक ही बार में नहीं हुआ, 2-3 बार में हुआ है। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो कौन सा संशोधन में कौन सा लैंग्वेज आया, कैसे 14 से 22 हुआ, वहां हम कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। फिर आती है 9वीं अनुसूची। एक बात समझ लीजिए, 8वीं अनुसूची तक पहले संविधान में था। जब संविधान बना था तब 8 ही अनुसूची थे, लेकिन अभी अनुसूची 12 हो गए। संविधान संशोधन होते गए 4 नया अनुसूची को जोड़ दिया गया। उसमें 9वां अनुसूची लैंड रिफॉर्म, जो कि पहला संविधान संशोधन था, लैंड रिफॉर्म के बारे में लिखा हुआ है 9वीं अनुसूची में। वैसे ही 10वां अनुसूची में चेंज ऑफ पार्टी, एंटी डिफेक्शन, दल बदल संपर्क में बनाना कहाँ है, अनुसूची नंबर 10 में। पंचायत के बारे में अनुसूची 11 में लिखा हुआ है। लोकल गवर्नेंस, जो कि लोकल अर्बन बॉडी, म्युनिसिपैलिटी के बारे में अनुसूची नंबर 12 में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताया सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कुछ चीजों में हमको इमीडिएट चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, वो सबको हम लोग अनुसूची की लिस्ट में रख देते हैं। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे भाग 1 की तरफ। यहाँ से संविधान आपका चालू हो गया। भाग 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य एवं इसके राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 है। देखिए, भाग आप अलग से याद करेंगे, उससे बढ़िया जब मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, जब मैं बताते चल रहा हूँ, उसी समय एक एक भाग को याद करते चलिए। कब 22 भाग आपको याद रह जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जितने बड़े बड़े एग्जाम है, आप बीपीएससी देख लीजिए, आरएस देख लीजिए, ओपीएससी का भी एग्जाम देख लीजिए, वो सब में भाग संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। या तो आपको मैच द फॉलोइंग्स देगा, नहीं तो पूछ लेगा सीधा, भैया पार्ट 1 में कौन सा भाग, मतलब भाग 1 में किसके बारे में जिक्र है। चलिए, उसको और टॉप करना है तो आर्टिकल पूछ लेगा कि भाग 1 में कौन सा से कौन सा आर्टिकल तक इंक्लूडेड है। मैं सब यहाँ लिख दिया हूँ, मैं बताते भी चल रहा हूँ, आप याद रखते चलिए। आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग संख्या 1, राज्य एवं इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स व्हिच कैन नेवर बी सेपरेटेड। ये नहीं लिखा है व्हिच कैन नेवर बी सेपरेटेड, लेकिन यूनियन का मतलब यही है कि वो कभी अलग नहीं हो सकते। भाग 1 में लिखा है, भाग 1 आर्टिकल नंबर 1, भारत राज्यों का संघ है।
और संघ, कॉन्फेडरल का हिंदी भी संघ है, फेडरेशन का भी हिंदी भी संघ है, यूनियन का भी हिंदी संघ ही है। कॉन्फेडरल टूट सकते हैं, फेडरेशन भी टूट सकते हैं, लेकिन यूनियन कभी भी टूट नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत से कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकते, भले भारत दूसरे को लाके मिला ले अपने में। यूएसए फेडरेशन है, इंडिया यूनियन है। आशा करता हूँ आप लोग समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो संविधान के पास वो पावर को रख दिया गया है कि संविधान बाहर के जो राज्य हैं इनको भारत के साथ मिला सकता है। आप बोलेंगे ऐसा हुआ है कि आप ऐसे बोल रहे हो? उसमें लिखा हुआ है और एक बार इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम, जो कि बाहर में एक छोटा सा देश हुआ करता था, उसको भारत में मिला लिया गया। कौन सा संविधान संशोधन है, क्या है क्या नहीं, संविधान संशोधन में पूरा पढ़ेंगे। फिर भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, 36वां संविधान संशोधन था। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य के हिसाब से 16वां राज्य के हिसाब से ऐड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 3, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कोई भी स्टेट का नाम बदल सकता है, एरिया बदल सकता है, तोड़ फोड़ करके 2-3 राज्य बना देगा, उससे जो मर्जी उसका वो कर सकता है। ये आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? प्रेसिडेंट जब आर्टिकल 2 और 3 इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो प्रेसिडेंट को एक तो पूर्व सूचना बस दे दी जाएगा। उसमें प्रेसिडेंट का कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। संसद के पास पूरा पावर है, संसद कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक तो प्री इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किस हिसाब से भारत में राज्य बने, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में भारत जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद भारत में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितना? 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ये प्रिंसली स्टेटों को भारत में मिलाना बड़ा कठिन मुद्दा था, और ये मुद्दा 3 आदमी ने इन गुत्थियों को सुलझाया। उनका नाम था सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन लोगों ने जो 552 प्रिंसली स्टेट था, कैसे भी उन्हें समझा बुझा के भारत में मिला दिए। लेकिन उसमें 3 ठो राज्य ऐसे थे जो लोग बवाल मचाए। 3 राज्य कौन कौन था? एक ठो था हैदराबाद। हैदराबाद का रूलर उस समय थे निजाम राजी नहीं थे। फिर मजबूरन 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। ठीक है, दूसरा क्या था? जूनागढ़ अभी कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात का एक ठो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सिटी भी है। जूनागढ़ में दिक्कत क्या था? जूनागढ़ का जो राजा थे वो थे मुस्लिम, लेकिन वहाँ के लोग थे हिंदू। तो ये संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पटेल जी ने क्या किया, वहाँ रेफरेंडम करवा दिया। अब रेफरेंडम करवा दिया तो जूनागढ़ के लोग जबकि हिंदू ही थे तो भारत के समर्थन में आए। तो समर्थन में आए होते रेफरेंडम से जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। सबसे बड़ी दिक्कत हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ डोगरा वंश की शासन चल रहा था, जो कि ये हिंदू। राजा का नाम था हरि सिंह, वंश था डोगरा वंश, लेकिन वहाँ का मतलब ज्यादातर जो आबादी थी वो थी मुसलमान। तो पाकिस्तान के बहकावे में आके वो लोग थोड़ा उस तरफ झुक रहे थे। यहाँ हरि सिंह की मन भी डोल रहा था। तो हरि सिंह बोल रहे थे कि हमें सेपरेट देश बन जाना है भैया, हम सेपरेटली रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पे, तब वो भागे भागे नेहरू जी के पास आए कि भैया आप बचाइए। तो उस समय में उनसे 26 अक्टूबर 1947 को उनसे मर्जर साइन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। तब से आज तक जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग ही है। ठीक है, अब 552 को तो मिला लिए हम, तो 552 को फिर कुछ तो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा ना। अभी देखिए, जैसे कोई स्टेट है, कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, कोई नॉर्थ स्टेट है, कोई साउथ स्टेट है। उस हिसाब से बांटने के लिए उस समय 4 गजब की ट्रिक थी, गजब की टेक्निक थी। उनका नाम ही रख दी ABCD। किसी का कुछ नाम ही नहीं है तो भैया ABCD रख लो। ए में क्या किया, जितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको ग्रुप ए में डाल दिए। उसमें 9 स्टेट, अभी के जो 9 स्टेट है उसमें इंक्लूड थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस किसे कहते हैं?
जहां ब्रिटिश लोगों के रूल चलता था। चलिए ठीक है। फिर ग्रुप बी में प्रिंसिली स्टेट्स को बना दिया गया। प्रिंसिली स्टेट कैसे किसको कहते हैं? जहां पे ब्रिटिश कोई राजा के मतलब राजा को कुछ सैन्य समर्थन देके उनके थ्रू शासन चलवाते थे, वहां से उनका टैक्स वेक्स जो है वो लेते थे, उसको कहते हैं प्रिंसिली स्टेट्स। उन लोग को ग्रुप बी में डाल दिए। ग्रुप सी में कमिश्नर स्टेट को डाल दिए। ब्रिटिश कमिश्नर जहां जहां थे वो उसको कमिश्नर, जैसे कि मद्रास सुनिए, मद्रास में कमिश्नर थे, उसी तरह का कमिश्नर स्टेट्स को ग्रुप सी में डाल दिए। जितना यूटी बच गया उसको ग्रुप डी में डाल दिया गया। ठीक है, ग्रुप डी में डाल दिया गया। तो अब बात मांग धीरे धीरे आने लगी कि भाषाई आधार पर भाषा के हिसाब से राज्यों को अलग कीजिए, उन लोग का अलग अलग नाम दीजिए। वो उसके लिए जब ये सब धीरे धीरे लोगों का डिमांड बढ़ने लगा तो पहली बार लिंग्विस्टिक स्टेट रिफॉर्म के लिए, भाषा भित्तिक राज्य गठन करने के लिए पहला आयोग जो बना 1948 में एसके धर कमेटी का गठन हुआ। एसके धर कमेटी ने साफ इनकार कर दिया कि भैया लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा भित्ति में राज्य नहीं बन सकते हैं। फिर ये मुद्दा थोड़ा ठंडा हुआ, लोगों का डिमांड ऐसे बढ़ते जा रहा था, तो फिर मजबूरन जेबीपी कमेटी का गठन होता है। जेबीपी में कौन कौन है? जेबीपी में ही नाम छुपा हुआ है। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इनका नेतृत्व में जेबीपी कमेटी का गठन हुआ। अब इन लोग का भी वही मानना था कि भैया भाषा भित्तिक राज्य गठन संभव ही नहीं है। फिर 1952 में आंध्र प्रदेश का जो मांग था, पहले तेलुगु भाषाभाषी लोगों ने मांग किया था कि हमको अलग करके जहां जहां तेलुगु भाषा प्रचलित है उसको आंध्र प्रदेश का नाम ले दीजिए। वो लोग अपना आंदोलन को बढ़ाते हुए पेट्टू श्री रामुलु नामक एक व्यक्ति जो कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब सरकार की थोड़ा सा ध्यान ना जाना, क्या कहे उसको मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। 56 दिन भूख हड़ताल करना पड़ गया उन्हें। अब 56 दिन के बाद भूख हड़ताल टूटा नहीं, उनका डेथ हो गया। अब जब डेथ हो गया लोग आग बबूला, हमारा कोई डिमांड ही नहीं सुन रहा है। तब नेहरू जो सोचे कि तब तो बवाल होगा, इन लोग को कुछ कर दिया जाए। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा भित्तिक आधार पे पहला राज्य बन गया भारत का। लेकिन यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना हुआ है। अंग्रेज के समय जब ब्रिटिश लोग का शासन चल रहा था उस समय 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना हुआ है। उड़ीसा भी उड़िया भाषाभाषी लोगों को ही इकट्ठा करके ही ना उड़ीसा बनाया गया था। तो भाषा भित्तिक राज्य आधार पर राज्य बनते हुए पहले उड़ीसा भी हो सकता है। तो सवाल एक बार देख लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग सवाल है। अभी यही सवाल आपका वो SSC में PU एग्जाम में उसने उड़ीसा आंसर ले लिया है। लेकिन मेरा मानना यही है कि कहीं ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तो था, मेरे को ध्यान है आंध्र प्रदेश वहाँ ऑप्शन में था। तो इसके बारे में देख लीजिएगा किस हिसाब से PSC इस सब में नहीं पूछेगा। PSC उस समय अगर आपको 2 ऑप्शन दे देगा, या तो आंध्र प्रदेश आ रही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में आप रखिएगा। तो पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। जैसे बना आंदोलन और तीव्र होने लगा। फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट का जज सर सैयद अहमद फजल अली, उनको बुलाया गया। तेज तरार जज थे। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 3 मेंबर वाला कमेटी था। उसने अपना जो भी है चारों तरफ घूम फिर के अपना रिपोर्ट बना के 1956 में सबमिट किया। और पहली बार उन्होंने अप्रूव किया कि भैया भाषा भित्तिक राज्य गठन कीजिए। उसके साथ ही साथ उन्होंने 14 राज्य और 6 यूटी बनने का अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ और 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए गए। आगे चलते हैं। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब का उस समय नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। उसमें बहुत सारे राज्य टूट के अलग हुए। 1966 में साहा कमीशन के अंडर में इसका रिफॉर्म हुआ तो हिमाचल प्रदेश जहां माउंटेनियस रीजन था उसको हिमाचल प्रदेश नाम कर दिए। जहां हिंदी बोला जाता था उसको हरियाणा नाम कर दिए। जहां पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब कर दिए। जबकि हरियाणा और पंजाब दोनों का राजधानी चंडीगढ़ था तो विवादित क्षेत्र हो गया, तो इसको यूटी डिक्लेयर कर दिया गया।
ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे भाषा भित्ति के आधार पर राज्य बनते गए। वर्तमान हमारे राज्य में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। अगर ये स्टेट कैसे कैसे बने थे, अभी कौन सा बने, लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा और एक ठो वीडियो इससे पहले पड़ा हुआ है जो कि खाली स्टेट रिफॉर्म कैसे हुआ इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाग 2 के बारे में। आशा करता हूँ भाग 1 में आपका कुछ डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में जो आपको का डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा उसको हम उसमें इंक्लूड कर दें। ठीक है, भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 किसके बारे में जिक्र करता है? सिटीजनशिप। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता है, सिटीजनशिप है, भाग 2 है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? मतलब हम जो भारत है, हमारे पास जो नागरिकता का प्रमाण पत्र है, जो वोटर आईडी कार्ड है, मान लीजिए वो कहाँ है? भारत सरकार का ही वोटर आईडी कार्ड है। कोई राज्य का वोटर आई कार्ड नहीं है। किसी के पास उड़ीसा का वोटर आई कार्ड नहीं होगा। हाँ, उसमें उड़िया में लिखा है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड है। लेकिन वही आप अगर अमेरिका चलेंगे तो वहाँ क्या है, आपको अमेरिका का भी मिलेगा आपके पास वोटर आईडी कार्ड, मतलब सिटीजनशिप कार्ड। साथ ही साथ में जो स्टेट में रह रहे हैं उसका भी आपको सिटीजनशिप कार्ड आपके पास मिल जाएगा। सिटीजनशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप, इसको हम लोग लिए हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड में भी सिंगल सिटीजनशिप लागू है, वहीं से हम उसको अडॉप्ट किए हैं। सिटीजनशिप को पहली बार व्याख्या किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने पहली बार डिस्क्राइब किया था सिटीजनशिप क्या है, कैसे है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो 1955 की 1955 के अधिनियम से बेस्ड है। इंडियन सिटीजनशिप जो है 1955 के एक्ट से बेस्ड है। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है जो आज़ादी के समय जब संविधान को हम लोग इम्प्लीमेंट किए उस समय तक जो भारत में थे उनको सिटीजनशिप दे दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, दे दो। आर्टिकल 6 बोलता है जो लोग सब बाहर से आए हैं, बाहर मतलब कहाँ से आए, पाकिस्तान से आए हैं भारत, तो उन लोग को भी दे दिया जाए हमारा नागरिकता। कैसे देंगे? 19 जुलाई 1948 को 1948 को परमिट रूल लागू हुआ था। परमिट रूल मतलब वहां से जो यहाँ जाना चाहते हैं या यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उन लोग के लिए कोई रूल रेगुलेशन पहले नहीं था। लेकिन 19 जुलाई 1948 को ये रूल कर दिया गया कि भैया परमिट रूल लगेगा, आपको परमिट लेना है, फिर भारत में आना है या भारत से जाना है तो परमिट लेके जाना है। तो उसीलिए 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग थे उनको नागरिकता दे दिए, फिर उसके बाद भी जो थे उनका परमिट रूल चेक करके उन लोग को नागरिकता दे दिया गया। फिर आया आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बड़ी अच्छी बात कही गई है, जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए, अगर वो लोग 26 जनवरी 1950 जब तक संविधान लागू हुआ वापस आ जाते हैं तो उनको भी सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप अगर विदेश घूमने जाते हैं तो आपका नागरिकता रद्द नहीं हो जाएगा, आप आराम से जाकर विदेश घूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 9 यही मजेदार बात कहता है, अगर आप विदेश घूमने गए थे, कहीं आपको अच्छा लग गया, कोई कनाडा वनाडा कहीं, और वहां आप रुक गए, जैसे आप उसका नागरिकता ग्रहण किए, कोई भी विदेशी देश का, विदेश का, तुरंत प्रभाव में आपका भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। ये कहते हैं सटल तो गई लो। अगर आप वहां सटे तो यहाँ आप फिर चले गए। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत का नागरिकता से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा। चलिए, आर्टिकल 10 क्या कहता है? सिटीजनशिप, अगर मान लीजिए सरकार के पास में सिटीजनशिप किसी का रद्द करने का अधिकार हमेशा के लिए रह जाए, सरकार का जिसका मन करेगा उसका रद्द ही कर देगा नागरिकता। जो विरोधी पार्टी है उनका नागरिकता ही रद्द कर दो भैया, वो इलेक्शन ही लड़ पाएंगे, हमेशा वही सरकार बनी रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए बोला गया कि जब तक आप एंटी नेशनल एक्टिविटी या तो आप दिमागी रूप से पागल नहीं है और ये साबित नहीं हो जाता, तब तक आपका नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 11।
अनुच्छेद 11 में लिख दिया गया, जो भी नागरिकता संबंधित कानून अगर आगे बनाना पड़ेगा तो उसको कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो संसद में सब बैठ के बनाएंगे क्या? गृह मंत्रालय को यह दायित्व दिया गया, भैया आप बनाना, पार्लियामेंट में इसको पास करवाना और इसको लॉ बना देना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 5 तरह का सिटीजनशिप पाने का हमारे पास विधि है। एक है बाई बर्थ, जो हम सब लोगों को मिला है। हम लोग भारत के नागरिक कैसे बने? हमारे माँ बाप यहीं के हैं, हम भारत में पैदा हुए तो हम भारत के नागरिक बन गए बाई बर्थ। बाई एंसेस्टर्स, जैसे कोई पूर्वज, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन लोगों के लिए बाई एंसेस्टर के हिसाब से उन लोग को भी राजनीतिक नागरिकता दे दिया जाएगा। एंसेस्टर्स कौन कौन है? जैसे कोई पहले भारत में रहते थे, अभी पाकिस्तान चले गए हैं, वो लोग कल को वापस आ जाते हैं, नहीं मिलेगा, मैं इसे आपको बता रहा हूँ। तो वो हो गया एंसेस्टर, मतलब वंश के आधार पर कि उनका वंश भारत में था, फिर वो लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सोच विचार करके उन लोग को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। तीसरा नंबर लिखते हैं ऑक्युपाइड एरियाज। ऑक्युपाइड एरियाज क्या है? जैसे सिक्किम पहले तो भारत के नागरिक तो लोग थे नहीं, लेकिन भारत में मिल गए, तो उन लोग को भी नागरिकता देना है कि नहीं? तो ऑक्युपाइड एरियाज के लिए भी नागरिकता के प्रावधान है। कल को मान लीजिए हम पाकिस्तान को ही एक्वायर कर लिए, वो तो करेंगे ही, इंशाल्लाह हम करेंगे ही। जब कर लिए तो उन लोग को भी तो नागरिकता देना पड़ेगा कि नहीं? उस समय इसी आधार पे उन लोग को भी हम नागरिकता दे देंगे। कितना बढ़िया बनाए हैं, देख रहे हैं कि नहीं? फिर आएगा रजिस्ट्रेशन। जैसे कोई विदेशी नागरिक भारत में रह रहा है, अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको पहले तो 15 साल भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर होम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि इनको नागरिकता देना है कि नहीं देना है। ठीक है। फिर 5वां पार्ट आता है देशीकरण। देशीकरण क्या है? अगर कोई कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में निपुण है, बाहर के नागरिक है, भारत में रहते हैं, 10 साल रहते हुए हो गया, और उनको कोई ना कोई एक लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, अपने भारत के जितने लोकल लैंग्वेज है वो आना चाहिए, तब उन्हें हम देशीकरण के थ्रू नागरिकता दे देंगे। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। ये बड़ा आपके जानने के लिए बड़ा जरूरी है कि एनआरआई किसे कहते हैं। अब सुने होंगे बहुत सारे लड़कियां रहते हैं जिनको एनआरआई रिश्ता चाहिए, एनआरआई लड़के से शादी करेंगे, सुने होंगे आप लोग। एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन। अगर आप 6 महीना के लिए फॉरेन में रहने चले गए, अगर मिनिमम 6 महीना, ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए गए हैं कहीं घूमने के लिए श्रीलंका, तो आप एनआरआई बन गए। अगर आप 6 महीना जाके कोई विदेशी विदेश में रह गए तो आप एनआरआई की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओवरसीज सिटीजनशिप। ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है? जैसे आप बाहर में रहते हैं, बाहर की नागरिकता आपके पास है, लेकिन आप देश में इंडिया का ही नागरिक थे, तो उस समय आपको तो नया नागरिकता कार्ड इशू किया जाएगा जो कि ओवरसीज सिटीजनशिप है। तो आप भारत आके घूमना चाहते हैं तो आपको वीजा के कोई झंझट नहीं रहेगा। ये पहले ऐसे नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह आदर्श से अनुप्रेरण, मतलब मनमोहन सिंह के ही आइडिया से लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने 2005 में इस चीज को लागू किया, ओवरसीज सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। अभी पढ़ते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि बड़ा चर्चा में था 19 के समय। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 1955 का सिटीजनशिप अधिनियम है, मैं आपको बताया था नागरिकता अधिनियम 1955, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया 2019 में कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, मतलब धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो भी अल्पसंख्यक है, वो लोग भारत में अगर शरण लिए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आके भारत में शरण लिए हैं, उन लोगों को जो सिटीजनशिप का पहले एक्ट 15 साल आप रुकिए या तो 10 साल देशीकरण करिए, वो सबको छोड़ के 5-6 साल में उन लोग को भैया हम सिटीजनशिप दे देंगे। और ये 20 दिसंबर 2019 को इम्प्लीमेंट भी हो गया। 7 पाकिस्तानी नागरिक, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, जो कि वहां से भाग के आए थे धार्मिक रूप से प्रताड़ित होके, उन लोगों को सिटीजनशिप दे के इसको चालू कर दिया गया। ठीक है, अब समझते हैं एनआरसी क्या है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी जनगणना का एक रूप ही है एनआरसी। एनआरसी की कहानी ऐसा रहा, 2013 में
सुप्रीम कोर्ट ने असम गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भैया एनआरसी लाओ, जो तुम्हारे यहाँ बाहर से म्यांमार साइड से लोग आके घुसे हैं उनको क्लासिफाई करो, कौन तुम्हारे आदमी है कौन तुम्हारे नागरिक नहीं है, फिर उसके बारे में डिसीजन लो क्या करना है। तो आसाम सरकार ने चालू किया, 2015 से एनआरसी स्टार्ट हो गया। तो एनआरसी स्टार्ट होने के बाद आसाम सरकार ने ऐसे बोला कि जो जो लोग हैं अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, सब जनगणना किया जाएगा, एनआरसी के मतलब नेशनल रजिस्टर तैयार बनाया जाएगा सिटीजनों का। तो उसमें आपको 30 डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट जारी किया कि ये डॉक्यूमेंट आप लोग दे सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो 4 महीने का समय लो, वो डॉक्यूमेंट तैयार करो। फिर भी आप तैयार नहीं कर सकते हो या तो कोई कारणवश तैयार नहीं हो पा रहा है, आप चले जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां भी सुनवाई नहीं हो रहा है, चले जाओ हाई कोर्ट, वहां भी नहीं हो रहा है तो पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको फाइनल करके दो, फिर आपको सिटीजनशिप तुरंत इशू किया जाएगा। लेकिन मतलब इशू तो हो गया ना, जब आपका डॉक्यूमेंट बन गया तो आप सिटीजन ही हो। अगर आप ये सब में भी फेलियर हैं, आप फेल हो गए, आप कोई डॉक्यूमेंट मतलब पेश ही नहीं कर पाए, तो आपको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, फिर इंतजार किया जाएगा, जो भी सिस्टम है रजिस्ट्रेशन या देशीकरण या जो भी है उस हिसाब से फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। एक होता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये भी 1955 का एक्ट और 2003 का अधिनियम से बेस्ड है। इसमें क्या है, सेंसस जब होता है, सोच लीजिए आपके घर में कोई आदमी है जो कि जाके विदेश बोल रहा हूँ, दूसरे स्टेट में कहीं काम कर रहा है, जनगणना चल रहा है, जब तुम्हारे मम्मी को आके पूछते हैं वो लोग कि आपके घर में कौन कौन है, तो वहां पे भी आपका भाई का नाम लिख दिए, और जब आपके भाई के पास भी कोई ना कोई उस राज्य में आया हो जनगणना करने, उन्होंने अपना नाम बता दिया, तो एक आदमी डबल काउंट हो रहा है कि नहीं। ये डुप्लीकेसी को हटाने के लिए एनपीआर बनाया जाएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल्स रहेगा कि भैया आपके घर में कौन कौन है, ये लड़का है तो ये कहाँ काम कर रहा है, ताकि वो डुप्लीकेसी है ना डाटा में वो ना आए, उसमें हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन का पता चल जाएगा। ये रहा भाग 2, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक था और इसमें नागरिकता संबंधित चर्चा थी। अब हम चले जाते हैं पार्ट 3, भाग 3 के ऊपर। इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। कहाँ से लिए भैया हम इसको हम अमेरिका से एडॉप्ट किए। 6 फंडामेंटल राइट अभी है, लेकिन पहले जमाने में मतलब पहले जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार बचे। कैसे बचे मैं धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे ना, आपको बताया चलूंगा। अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट अगर आपका हनन हुआ तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो कि नहीं, ये सब के बारे में चर्चा है। कोर्ट में जा सकते हो नहीं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे, इसी के अंदर वो चीज है, ठीक है। आर्टिकल तरह मिनिमाइजेशन के बारे में बात करता है, मतलब किस कंडीशन में हम लोग मौलिक अधिकारों रोक लगा सकते हैं, वो आर्टिकल 13 में उसका जिक्र है। तो हम यहाँ से एंट्री मारते हैं। पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी के अंदर में 5 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। सब विधि के समक्ष कानून के आगे सब समान। इसको हम लिए हैं कहाँ से, इंग्लैंड से। वहीं पे दूसरा लाइन पे भी लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान रूप से संरक्षण, जो कि हम अमेरिका से उठाए हैं, अमेरिका से हम अडॉप्ट किए हैं। वहीं अनुच्छेद 15 कहता है इक्वालिटी धर्म जाति वर्ण रंग जन्म स्थान, धर्म जाति वर्ण रंग लिंग जन्म स्थान के आधार पर सब समान है, कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर कास्ट रिलीजन सेक्स कलर प्लेस ऑफ बर्थ, जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्म स्थान आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 में लिख दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अवसर की समानता, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है, छुआछूतों का अंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
अनुच्छेद नंबर 17 और अनुच्छेद नंबर 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। उपाधि जो पहले सब उपाधि दिया था, राजा धीराज, महाराज, ये सब नवकर्म, महाकालेश्वर, ऐसे नहीं देते थे सब राजा लोग, वो सब जितना भी उपाधि था उसका अंत हो गया। लेकिन सिर्फ 2 ठो उपाधियों को छोड़ दिया गया, एक ठो आर्मी का और एक शिक्षा का। आप अगर बीएड कुछ भी ऐसे नहीं लिखते हैं, सब एलएलबी, बीएड, ये सब उपाधियों का आप रख सकते हैं, अपने नाम के पीछे लगा सकते हैं। और आर्मी में जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आम आदमी जैसे राजाधिराज, महाराज, ये सब उपाधियों का अंत हो चुका है। ये हो गया राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अब बढ़ जाते हैं दूसरा मौलिक अधिकार की तरफ, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसमें 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी सबके पास है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारी मीडिया है 161 नंबर की मीडिया भारत की, उसका स्वतंत्रता कहाँ निहित है? आर्टिकल 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1) और ए, ठीक है। अनुच्छेद 20 का है दोस्त सिद्धि से संरक्षण, मतलब अगर आपने एक क्राइम किया है तो आपको एक ही बार सजा मिल सकता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार सजा काट लिया है, फिर बाहर आए और जज साहब को बोल रहे देखिए जज साहब हम बाहर आ गए हैं, आप क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा उठा के आपको डाल देगा। एक क्राइम किए हैं तो उसका एक ही सजा मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पुट्टा स्वामी केस के अंडर में इसको ऐड किया गया था, मतलब ये पहले से था लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है ये पुट्टा स्वामी केस के बाद बढ़ गया। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 22, प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या है, आपको ये जो संविधान अनुच्छेद 22 है वो आपको अरेस्ट होने से बचाता है। कैसे बचाता है? आपको जब भी कोई अरेस्ट करने के लिए ठंडा है जो है सॉरी, जब भी आपको कोई अरेस्ट करने के लिए आएगा उससे पहले आपको वारंट दिखाना पड़ेगा उसको, ये पहला नियम। दूसरा हो गया, जब आपका इम्प्रिजमेंट हो गया, अरेस्ट आपको कर लिया गया, तो आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रोड्यूस कर देना है उसको। 24 घंटा कब से लिया जाएगा? जब से आपका अरेस्ट, मतलब जब से आपको ले लिया गया हिरासत में, वहाँ से जब आप जज साहब के अंदर पहुँच गए, जो भी 1-2 घंटा ट्रैफिक ये वो का मैनेज है वो मैनेज किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 24 घंटा ना 24 वर्किंग आवर है, मतलब वर्किंग डे का ही आवर माना जाएगा। ऐसे नहीं कल छुट्टी था और फिर शनिवार को ले लिया आपको तो संडे को आपको जेल में ही रहना पड़ जाएगा भैया। कैन चूज एप्रोप्रिएट लॉयर, आप अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी एक ठो हिस्सा रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, किसी को लग रहा है कि ये आदमी यहाँ रहेगा तो बवाल मचाएगा ही मचाएगा, फिर उस तब तक इंतजार करेंगे जब तक मचाए, तब तक लेके चलेंगे, तब तक तो भैया भागदौड़ मच जाएगा, उससे कौन हाथ लगाएगा। तो ये सब कोई सिचुएशन, कोई इसी तरह के सिचुएशन को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पुलिस उन्हें ले लेता है। और वो मैक्सिमम 3 महीना तक ही उन लोग को अंदर रखने के प्रावधान है, लेकिन ये 3 महीना से बढ़ा भी सकते हैं। गृह मंत्रालय का सुपारिश करके इसको बढ़ा भी दिया जा सकता है, कोई उससे दिक्कत नहीं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ एक्ट बने थे, उसके बारे में समझ लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्शन था, मतलब एक्ट था। 1950 से 1972 तक चला, उसके बाद ये निरस्त हो गया। फिर मीसा एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम है। ये 1971 में लागू हुआ, 1978 तक चला, इसके बाद भी ये बंद हो गया। अभी तक जो चालू है, बड़ा जरूरी है, वो है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 से चालू हुआ था, अभी तक भी चालू है। फिर दूसरा आता है टाडा एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबका फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। टाडा एक्ट क्या है? टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। टाडा एक्ट कब लागू हुआ था? 1985 में।
1995 तक ये चला, 1995 में ये निरस्त हो गया। फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट व पोटा एक्ट। पोटा एक्ट लागू हुआ था 2001 में, 2004 तक ही चल पाया क्योंकि ये बड़ा टफ कानून था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो 2004 में इसको निरस्त कर दिया गया। आशा करता हूँ आप फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम समझ लिए होंगे। अब चलते हैं राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण विरोधी अधिकार। उसमें 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है बेगार श्रम, बालात श्रम, ये सब बैन है, मतलब आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बटुआ मजदूर सुने होंगे आप लोग, कहीं कहीं को अपना सर बेच दिए हैं, वहीं काम करेंगे, बस कुछ उधार दे दिया है मालिक, उसके बाद वहीं काम करते रहो, ये सब संविधान में बैन कर दिया गया आर्टिकल 23 के अंडर में। ठीक है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है 14 साल के कम उम्र वाले बच्चों को खतरनाक जगहों पे काम करने से रोकना है। उनको काम नहीं करवा सकते आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ये हो गया शोषण विरोधी अधिकार। फिर आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसमें भी 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अनुच्छेद 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अंतःकरण का स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति कोई भी धर्म मान सके, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने धर्म चुन सकता है। आर्टिकल 26 पर अनुच्छेद 26 कहता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब जो भी आप लोग देख रहे हैं पूजा पेंडल बन रहा है, कभी नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो डेली तो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर समय पे ये चीज हो रहा है ना, फिर उसके बाद तो उसको फिर हटा दिया जा रहा है। तो इसके लिए उनको आजादी आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 में दिया गया है। फिर आएगा अनुच्छेद 27, इसमें लिखा गया है कि जो भी धार्मिक संपत्ति है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कोई भी गवर्नमेंट संस्थाओं में जो कि सरकार से चलित है और सरकार के पैसा उसमें लगा हुआ है, वो कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। आप देखे होंगे जो भी सेंट जोसेफ, सेंट जोवियर है, वो लोग ईसाई धर्म का बड़ा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी देखें आपका सरकारी स्कूल कभी हिंदू धर्म का प्रचार कर ले या तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर ले। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 28 में, रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर रोक लगाना है सरकारी शिक्षागार में। ठीक है। आगे चलते हैं राइट टू कल्चर। राइट टू कल्चर संस्कृति का राइट टू कल्चर में 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 कहता है जो अल्पसंख्यक है उनका शिक्षा एवं संस्कृति को बचाना है, उसके लिए प्रावधान बनाना पड़ेगा। अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है माइनॉरिटीज पर जो अल्पसंख्यक है वो लोग अगर कोई स्कूल खोलते हैं या तो कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो उसको रन करने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इसी आधार पर मदरसा जो देखें मुसलमान लोग जहाँ पढ़ते हैं, हमारे मुसलमान भाई लोग, उसको गवर्नमेंट एडेड प्राप्त रहता है, गवर्नमेंट उनको मतलब एडिंग करता है, फंडिंग करता है। माइनॉरिटीज कैन ओपन स्कूल, गवर्नमेंट हैज टू एड देम। ठीक है। अब चलते हैं संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अभी वो नहीं है। 76वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और ये जो अनुच्छेद 31 था इसको उठा के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, और ये जो संपत्ति का अधिकार था ये अभी बन गया लीगल राइट। तो ठीक है, याद रहा आपको, संपत्ति का अधिकार लीगल राइट से हटे, मौलिक अधिकार से हटके विधिक आधार बन गया, फंडामेंटल राइट से हटके लीगल राइट बन चुका है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको अंबेडकर जी ने इसको संविधान का आत्मा करके बोले। ठीक है। इसमें 5 तरह के रेट के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 32 के तहत अगर कभी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए अपनी रीट जारी करेगी। रीट भी 5 तरह का है, क्या क्या समझते हैं। हॉबियस कॉर्पस पहला रीट है। हॉबियस कॉर्पस कब लगाया जाएगा, जब कोई आदमी को जेल ले लिया गया लेकिन उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो 24 घंटा के अंदर में कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट हॉबियस कॉर्पस इशू करेगा। दूसरे नंबर पे आता है मांडामस।
कोई भी करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर को उसके नाम पे कंप्लेन होने पे मांडामास लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्यों वारंट हो? जैसे कोई अपना काम, मान लीजिए आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में टिकट चेक करने का काम किसका है? टीटी का है। लेकिन वहां पे जो आरपीएफ का जवान खड़ा है वो आपको पूछ रहा है टिकट दिखाओ, उसका काम तो नहीं है, वो कैसे आपको पूछ रहा है? कहीं आपको मारने पीटने लग गया, आप काहे नहीं दिखा रहे हो? तो तब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुरंत लगाएगा क्यू वारंट हो, पूछेगा भैया तुम्हें कौन बोला उसका टिकट चेक करने के लिए? तुम्हारा काम वो थोड़ी है। तुम देखो कौन चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज को देखो, उसका टिकट से तुमको क्या मतलब है? ठीक। फिर आएंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? कोई निचला कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट से निचला कोर्ट कौन कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो हाई कोर्ट। कोई भी हियरिंग कर रहे हैं कोई भी मैटर के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसको हम हियरिंग करते हैं, इसमें कुछ गलती हो गया, ये आदमी हमारे पास आया है, उसका मूल अधिकार का हनन हुआ है, ये लोग लेट लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, तो उसके ऊपर स्टे लगा देता है कि भैया वहीं उसको रहने दो, हम देखते हैं क्या दिक्कत है। 5वां नंबर पे आता है सर्जरी। सर्जरी क्या है? जो लोअर कोर्ट थे उन्होंने वर्डिक्ट सुना दिया, लेकिन उसने जो अगला आदमी था जिसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तुरंत प्रभार में सर्जरी लगाता है, उन लोग का डिसीजन को खत्म करता है, फिर नई तरह से सुनवाई चालू करता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 पे चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए पार्लियामेंट जो मौलिक अधिकार है उसको मिनिमाइज कर सकता है। किन किन का करेगा? जैसे डिटेक्टिव है हमारे, सब रॉ एजेंट है और मीडिया वाले हैं, ये लोग चारों तरफ घूमते रहेगा, बताते रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको पार्लियामेंट हमारा कुछ हिसाब से मिनिमाइज कर सकता है, उन्हीं लोग के लिए, सबके लिए नहीं। अनुच्छेद 34, इसमें मार्शल लॉ के बारे में जिक्र है। मार्शल लॉ जहाँ लगेगा वहाँ आपका मौलिक अधिकारों का हनन रहेगा। नहीं तो मान लीजिए जैसे वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ आदमी अपना कोई युद्ध चल रहा है देख रहा है, तो आप वहाँ पहुँच गए, अरे हमको बताएं, हमको तो आज़ादी है, चारों तरफ घूमने का, थोड़ा देख आते हैं क्या हुआ है, बहुत मार मारेगा वो लोग, आपको मालूम नहीं है। तो उसमें सबसे टफेस्ट मार्शल लॉ है वो है आप्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आप लोग सुने होंगे, अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फिर 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया आस्पा को, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अनुच्छेद 35, फंडामेंटल राइट्स किस तरह से लागू होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 35 में जिक्र है। हो गया हमारा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 भाग 3 मौलिक अधिकार। मैं आपको बताया आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, किन्होंने कहा? अंबेडकर जी ने कहा। लेकिन जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा प्रीएम्बल को भी कहा गया है, लेकिन अंबेडकर जी ही थे जो उन्होंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तो फंडामेंटल जो राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसको कुछ समय के लिए निरस्त कर सकते हैं। कौन सा समय के लिए? जब इमरजेंसी लगा हुआ है। लेकिन फिर भी 2 और अनुच्छेदों को कभी हटा नहीं सकते, वो एक अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि से आपको संरक्षण देता है, मतलब एक गलती का एक ही सजा, एक क्राइम का एक सजा, और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको कोई हटा ही नहीं सकता। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एबोलिट एनी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट खत्म भी कर सकता है। और एक तो फंडामेंटल राइट हम छोड़ चुके हैं, मौलिक अधिकार, जो कि बाद में लागू हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लागू किया गया था, वही अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अब क्या है जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? कौन संरक्षण करता है? मौलिक अधिकारों को संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। जब भी आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आंख बंद करके जाइए, वो आपको रेट जारी करके देगा। सुप्रीम कोर्ट गए तो वो अनुच्छेद 32 के हिसाब से रेट जारी करेगा, हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 के हिसाब से रेट जारी कर देगा। और ये जो अनुच्छेद हम लोग पढ़े 12 से 35 तक, 14 से 34 तक, सॉरी 14 से 32 तक, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों के लिए लागू है, बाकी कुछ कुछ जो सबके लिए लागू है। भारतीयों के लिए कौन कौन लागू है उसको जान लेते हैं, बाकी सब तो सबके लिए लागू होंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, देखिए 15 और 30, 15 दूनी 30,
15 से 1 ज़्यादा कीजिए 16, तो 30 से कम कीजिए 29, बीच में 19। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। बाकी जो रहा, बाकी जितने सारे हैं वो भारतीयों के लिए भी है, विदेशी नागरिकों के लिए भी है। एक पॉइंट हम लोग छोड़ दिए हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 का भी कुछ कुछ सब क्लॉज है। आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोलो भैया, लेकिन दूसरे का मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19(1) में। अनुच्छेद 19(2) फ्रीडम ऑफ मीटिंग, कोई भी संगठन आप बनाए, कहीं पे भी आप जमा होकर अपना मीटिंग लगा सकते हैं, लेकिन वो हथियार नहीं होना चाहिए, ठीक है। 19(2) में लिखा हुआ है। 19(3) में क्या लिखा हुआ है, आप अपना संगठन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बना के उसको रन भी कर सकते हैं। 19(4) में क्या लिखा है, आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं आप कहीं भी किसी का रूम में घुस जाएं कि भैया क्या चल रहा है। दूसरे का मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5वां क्या कहता है, आप कहीं भी भारत के कोई भी कोना में जाके आप रुक सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है उड़ीसा, आप बोलेंगे हम जगह रहेंगे जम्मू कश्मीर, तो आपको कोई नहीं मना कर सकता। पहले मना कर सकता था, लेकिन अभी नहीं करेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर को छोड़ते हैं, मन करेगा हम यूपीए में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे रहो, कोई नहीं मना करेगा, ठीक है। टू बाय प्रॉपर्टी, आप कोई भी जगह पे जमीन खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी ये लीगल राइट हो गया, अब विधिक अधिकार हो गया। लेकिन अभी भी आप भारत के कोई भी कोना में जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले खरीद नहीं सकते थे, लेकिन अभी खरीद सकते हैं, ठीक है। 7वां है, आप कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले गए वहाँ भाषण दिए, फिर उसके बाद बिना मतलब हथियारों का वहाँ मीटिंग लगा दिए, फिर कुछ एक तो संगठन बना लिए, फिर वो चारों ओर इधर उधर घूम के प्रसार प्रसार किए उसका, फिर उसके बाद अब कोई भी पार्ट देख के वहाँ सेट हो गए, जहाँ आपको ठीक लगा वहीं बस गए। बसने के बाद वहाँ से तो जमीन जायदाद कुछ खरीदेंगे कि नहीं, खरीद लिए, फिर अपना बिजनेस भी सेटल कर लिए, ठीक है। इसी तरह से आप कहानी बना के इसको याद रख सकते हो। यहीं पे खत्म होता है मौलिक अधिकार के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य को नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4, अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसको हम आयरलैंड से लिए हैं। इसको कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। जैसे अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, आप कोर्ट चले जा रहे थे, इसमें आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, कोर्ट इसमें कोई सुनवाई नहीं करेगा। सरकार को बोला गया है जब स्थिति ठीक रहेगी तो ये सब चीजों को आप लागू कर देना, ठीक है। लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए ये सब जरूरी है, ये लिखा गया है, और राज्यों का जिम्मेदारी भी है कि इसको लागू करे, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भैया लागू करो, ठीक है। और ये जो डीपीएसपी है, वो केटी शाह ने क्या कहा कि एक ब्लैंक चेक के रूप में, जिसको बैंक जब मन चाहे तब पे करेगा। भैया सही है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को इसको देना है, चेक तो काट के दे दिया, लेकिन पैसा कब भरेगा, जब मन करे तब, इसीलिए तो केटी शाह ने कहा। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 38 देखते हैं, अनुच्छेद 38। इसमें पब्लिक वेलफेयर के बारे में चर्चा है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा है। ये बड़ा सवाल है, ये WA के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे और एग्जाम में पूछा हुआ है। अनुच्छेद 38, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्यों का गठन करना है। अनुच्छेद 39, स्त्री पुरुषों का समान वेतन, जितना स्त्री को वेतन है उतना पुरुष को भी वेतन, जितना पुरुष को वेतन है उतना स्त्री को वेतन देना है। आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट का वेतन को बराबर कर दिया। ये सब इसी का ही उदाहरण है, मेल फीमेल सेम वेजेस पर सेम वर्क। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप ए में नौकरी कर रहा है, कोई ग्रुप बी में कर रहा है, तो दोनों बराबर कर दो, लड़की औरत है, एक औरत है एक मर्द है, तो ठीक है। 39 से 42 का संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लागू हुआ था। फ्री लीगल एड, मुफ्त विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 आप लोग जाने होंगे, पंचायती राज के बारे में, गांधी जी इसके सपक्ष में बड़े थे। अभी तो अनुच्छेद 40 को लागू भी कर दिया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 41, आपको कुछ कुछ दशाओं में सरकार की तरफ से मदद मिलेगा, जैसे नहीं मिलता है, कभी बाढ़ हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, तो सरकार कुछ कुछ मदद कर देता है। जैसे आपको कुछ दिक्कत भी है, पढ़ने में दिक्कत है, कहीं पे कुछ दिक्कत है,
कहीं लोन के ऊपर में पैसा देता है, कभी आपको स्कॉलरशिप देता है। ये सब कुछ सिचुएशन में सरकार आपको मदद करेंगे। अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 42 क्या लिखा है? मैटरनल लीव, मतलब जब कोई औरत माँ बनने के लिए जाती है तो उनके प्रेगनेंसी का 3 महीना पहले और बच्चा होने के 3 महीने बाद तक उनको छुट्टी दिया जाएगा, आराम दिया जाएगा। लगभग 6 महीने की छुट्टी उनको मिलेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, सरकार को देना भी चाहिए, लेकिन उनके मर्जी। बोले हैं ब्लैंक चेक है, जब चाहे तब पेमेंट करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 बच गया, सॉरी। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? मिनिमम मैनेजेबल वेज, निर्वाह योग्य मजदूरी। एक ठो मजदूरी फिक्स करना है कि भैया इतना रेट में इतना मजदूरी मिलेगा तो उसका घर चल पाएगा। तो देखे होंगे आप लोग, हर साल सरकार निकालती है कि सर्वनिम्न मजदूरी कितनी होनी चाहिए। वही है मिनिमम मैनेजेबल वेज, सर्वनिम्न मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है। अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड, कॉमन अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। ठीक है। अनुच्छेद 46 SC ST के विषय में प्रशासन के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 कहता है नशीले पदार्थों पे बैन, लिकर ड्रग्स इस सब में बैन। जैसे देखिए बिहार दारू बंद किया हुआ है, लेकिन वहीं उड़ीसा में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये कोई बाध्य नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो नशीले पदार्थ, शराब, ये सब में प्रतिबंधता अनुच्छेद 47 के अंदर है, DPSP के अंदर। जो सरकार का मन करे भैया हटा दे, जिसका मन करे ना हो हटाए, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। अनुच्छेद 48 की तरफ चलते हैं। इसमें एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, गो हत्या पर निषेध अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 49 जो हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स है उन लोग का रिजर्वेशन करना है, 49 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 50 पे चलते हैं। 50 50-50 अलग अलग करना है। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथकीकरण अनुच्छेद 50 50-50, कार्यपालिका 50, ये अपना न्यायपालिका 50-50 अलग कर देना है। ठीक है। 51 इंटरनेशनल पीस, अनुच्छेद 51 इंटरनेशनल पीस, भारत की विदेश नीति इंटरनेशनल पीस पे ऊपर डिपेंड मतलब बेस्ड है, जो कि अनुच्छेद 51 में उसके बारे में जिक्र है। तो DPSP के बारे में समझ लिए। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। आगे चलते हैं। भाग 4A, इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। इसको USSR से ग्रहण किया गया है। ये भी कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। अगर आप मौलिक कर्तव्यों को उल्लंघन करते हैं तो आपको कोई कोर्ट में जाके केस नहीं किया जा सकता आपके ऊपर। और मैं आपको बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लागू किया। पहले 10 फंडामेंटल राइट्स को जोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 21A अपना मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था, उसी समय में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बच्चों को 14 साल से कम वाले बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का मूलभूत कर्तव्य है, लिख दिया गया। ठीक है। और मैं लिख दिया, इनको ना मानने पर कोई भी कोर्ट में आपके बारे में केस नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर बाकी भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये सब आप लोग को याद रह गया होगा। 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा, सब आपको याद रह जाएगा। गुड नाइट।